बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज सुबह जो न्यूज़ीलैंड के अंदर एक बड़ा काबिल मज़म्मत दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है जिसमें इंसानी जानों का नुकसान हुआ है और तकरीबन कोई अभी तक 48 अमवात कंफर्म हो चुकी हैं और कई लोग इसमें ज़ख्मी हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट की बिहाफ पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर सख्ती से उस इंसिडेंट की मज़म्मत करना चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला जो लोग इस वक्त ज़ख्मी हुए हैं उनको शिफा दे सके ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बच सकें, और जिन लोगों का इस अफसोसनाक वाक़े में जाने गई हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं समझता हूँ आज सुबह का वाक़या अगेन इस बात की अक्कासी करता है कि दहशतगर्दी किसी एक ख़ित्ते के लिए इशू नहीं है, किसी एक एरिया, किसी एक मुल्क, किसी एक कौम, किसी एक मज़हब के लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इंसानियत का इशू है जो कि सारी दुनिया में दरपेश हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया के अंदर यक आवाज़ हो के ऊपर इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है ताकि ये दहशतगर्दी का नासूर सारी दुनिया में इस वक्त रूनुमा हो चुका है, उसका सख्ती से मुकाबला किया जा सके। मैं समझता हूँ कि सूबा सिंध की हुकूमत सारी पाकिस्तानी कौम उन जहाँ बहक होने वाले लोगों के साथ है, न्यूज़ीलैंड की हुकूमत के साथ है और तशवीश का इजहार करती है। दूसरी बात जो आज सुबह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए IT डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का जो स्टेटमेंट है उसकी भी मैं बड़ी सख्ती से मज़म्मत करना चाहूँगा। और पहले मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि बयानबाजी करने से पहले हक़ाइक़ को देख लें, थोड़ी सी तहकीकात कर लें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं समझता हूँ इस कौम की हम रहनुमाई कर पाएंगे। ये माजी में कुछ ख़बरें इस तरह की नशर की गई थी कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को तोड़ने की कोई कार्रवाई की जा रही है, कराची को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, या कराची में 3 या 4 और नए अज़ला बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहली भी इस बात की तरदीद की थी कि इस तरह का कोई भी फ़ैसला सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं हुआ है, इस तरह का कोई प्रपोज़ल ज़ेरे गौर नहीं है। और मेरी तरदीद के बावजूद, सिंध हुकूमत की तरदीद के बावजूद, मैं समझता हूँ चीज़ों को चेक किए बग़ैर इस तरह का मुतालबा करना, इस तरह के ऐलानात करना वो गैर मुनासिब है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब इस तरह का बयान देने से पहले कि हम सूबा सिंध के 2 हिस्से क्यों ना कर दें, अगर सिंध हुकूमत से चेक कर लेते, मुझसे चेक कर लेते, या जो हमने तरदीद इशू की थी उसको चेक कर ले, तो मैं समझता हूँ इस तरह का स्टेटमेंट देने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लसानियत पर बिलीव नहीं करती, डिस्क्रिमिनेशन पर बिलीव नहीं करती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पाकिस्तानी इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। हमने कभी भी अपनी तर्ज़ हुक्मरानी से ये तासुर नहीं दिया कि हम इस तरह की तफरीक में बिलीव करते हैं। लसानियत पर सियासत करना कुछ और सियासी जमात का काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना काम था, ना काम है और ना इंशाअल्लाह कभी काम होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है, हमेशा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की बात करती है और पाकिस्तान के हर हिस्से को एक साथ मिलाकर पाकिस्तान को यक आवाज़ कर हमेशा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उस दोस्तों से कि इस तरह की बयानबाजी जो कि लसानियत पर बिलीव करती है, जो लसानियत की अक्कासी करती है, उससे गुरेज करें। मैं समझता हूँ हमने पिछले कई सालों में बड़ा प्रोग्रेस किया है और हमने एक मुत्तहद सिंध का नारा लगा के, जो कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा नहीं है बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी ये नारा लगाया है
جس کے بارے میں متحدہ قومی موومنٹ نے بار بار کہا ہے کہ سندھ ہماری ماں ہے، کہ ہم اس کی بائیفرکیشن کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی غلط خبر کے بیسس پر کسی ذمہ دار شخص کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. میں ایک بار پھر یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ اس طرح کا کوئی پروپوزل سندھ حکومت میں زیر غور نہیں ہے جس کے تحت کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو بائیفرکیٹ کیا جا رہا ہے یا کراچی کو دو حصوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. خالد مقبول صدیقی صاحب سینئر آدمی ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی آلریڈی 6 ضلعوں کے اندر بائیفرکیٹ ہوا ہے. کراچی ڈویژن کے اندر 6 اضلاع ہیں جو آج فنکشن کر رہے ہیں، جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے انتخابات ہو چکے ہیں، ان کی اپنی اپنی اسمبلیاں موجود ہیں. اس وقت فی الحال کوئی بائیفرکیشن کا پروسیس زیر غور نہیں ہے. صرف ڈسٹرکٹ ویسٹ کے لوگوں نے ایک تجویز سندھ گورنمنٹ کو بھیجی تھی کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کو انتظامی بنیادوں پر ری الائن کرنے کی ضرورت ہے. وہ تجویز زیر غور ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن یہ بالکل تجویز پورے کراچی کے لیے، کے ایم سی کے لیے یا باقی اضلاع کے لیے نہیں ہے. میں اس بات کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ اس طرح کے بیانات جو کہ ایک نیگیٹو تاثر کریٹ کرتے ہیں ان سے گریز کیا جائے. ہم سب کو متحد ہو کر، یک آواز ہو کر سندھ کے مطالبات وفاق میں پہنچانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے بار بار ہم اس اسمبلی میں موجود پی ٹی آئی کے دوست ہوں، جی ڈی اے کے دوست ہوں یا متحدہ قومی موومنٹ کے دوست ہوں، یہ تینوں سیاسی جماعتیں وفاق میں، وفاقی حکومت میں شریک ہیں. اور اس لیے بار بار ہم سارے سندھ کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ خدارا جو سندھ کو وسائل کی ضرورت ہے، جو این ایف سی کی مد میں 116 ارب روپے ملنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمارے حصے کی گیس، پانی، بجلی ملنے کی ضرورت ہے، اس میں ہمارا ہاتھ بٹایا جائے. اس طرح کی ڈیوائیڈ کرنے کی سیاست کرنے کی کوشش میں سمجھتا ہوں سندھ کے بہتر مفاد میں نہیں ہوگی، سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کے مفاد میں نہیں ہوگی. اس چیز سے گریز کیا جائے. تیسری بات جو آج صبح بینکنگ کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے سے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہے، ہم اس فیصلے سے مینٹلی پریپیئرڈ تھے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بار بار اپنا نیریٹو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتی رہے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کا اصولی موقف یہ ہے کہ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، اگر اس ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے، تو یہ کیسا دورہ معیار ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قوانین کا اطلاق ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے اطلاق ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے. یہ پاکستان کے قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی جرم کسی شہر میں، کسی ضلع میں، کسی صوبے میں واقع ہوا ہے تو اس کی تفتیش اسی ضلع میں، اسی شہر میں، اسی صوبے میں ہونی چاہیے. اس کے کیس کو فائل کرنا اسی صوبے کی عدالتوں میں، اسی شہر کی عدالتوں میں ہونا چاہیے. یہ کیسا دورہ معیار ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تمام جو فیک اکاؤنٹس کی کہانی آپ نے کریٹ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، یہ تمام بینک اکاؤنٹس کا ذکر جو آپ کرتے ہیں، جس کی سختی سے تردید پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، یہ تمام اکاؤنٹس کراچی شہر میں واقع ہیں. یہ تمام کارروائی جو آپ کہتے ہیں وہ سو کالڈ کارروائی اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو کراچی شہر میں ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کارروائی جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں ملزمان پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ، وہ ساری کارروائی کراچی شہر میں ہوئی لیکن اس کی تفتیش اسلام آباد میں کی جائے گی، اس کے کیسز کو اسلام آباد میں درج کیا جائے گا. یہ پاکستان کے قانون کے عین مطابق نہیں ہے اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اس کو قانونی طور پر کانسیپٹ کہتے ہیں ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا، اور وہ اصول یہ ہے کہ جہاں پر جرم ہوا ہے اسی ایریے کے اندر، اسی ایریے کی عدالت میں اس کیس کو فائل کرنا چاہیے.
उसी एरिया की अदालत को उस केस के ऊपर फैसला करना चाहिए। ये दोहरा मयार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ अपनाया जाता है, हमने माजी में भी प्रोटेस्ट किया है, जो कि हमारा कानूनी हक है, हम आज भी करते रहेंगे। हम समझते हैं कि ये ज़्यादती है, हम समझते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़। हम आज भी कहते हैं कि एहतसाब करें, अक्रॉस द बोर्ड करें, एहतसाब करें, कानून के मुताबिक करें। अगर एहतसाब के हिसाब से आप कहते हैं कोई केस बनता है, तो जिस शहर में उस केस को फाइल होना चाहिए था, अगर उसी केस की अदालतें उसका फैसला करेंगी तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, चूँकि FIA ने इस पूरे केस में सिंध हुकूमत को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, सिंध हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी को, सिंध हुकूमत की काबीना के अरकान को, हमारे वज़ीर आला को शरीक करने की कोशिश की है, जो सब कराची में बैठे हैं, जो सब सूबा सिंध में बैठे हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि आप उनको इस्लामाबाद लेकर जाएं ताकि वो अपना इंतज़ामी काम सही तरीके से ना कर सकें। मैं समझता हूँ ये ज़रा सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारी सूबा सिंध की ब्यूरोक्रेसी, अगर हमारी सूबा सिंध की हुकूमती मशीनरी को बार बार इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, तो किस तरीके से हम सूबा सिंध के अवाम के मसाइल को हल कर सकेंगे। बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, फरियाल तालपुर साहिबा या बाकी तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कराची में क़याम पजीर है, कराची में रहते हैं, नवाबशाह में रहते हैं, लाड़काना में रहते हैं। इस सारे प्रोसेस का शायद मकसद ये है कि उन लोगों को हिरासा किया जाए, उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए कि उनको बार बार कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करना पड़े, ताकि वो अपने हलके के अवाम के मसाइल को उजागर ना कर सकें, अपने हलके के अवाम के मसाइल पर बात ना कर सकें। मैं समझता हूँ ये फ़ैसला जो पाकिस्तान के मुसल्लमा क़वानीन के उसूल हैं उनके ऐन मुताबिक नहीं है, और यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार आप तमाम दोस्तों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के सामने रखती रही है, और आज भी हम यही बात रख रहे हैं कि एहतसाब करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस तरीके से अगर हमारी लीडरशिप को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी हुकूमती मशीनरी को आप इम्प्लिकेट करेंगे, उनको डिफ़िकल्टी क्रिएट करेंगे उनके सरकारी काम करने में, तो मैं समझता हूँ सूबा सिंध के अवाम के मसाइल हल करने में आप मदद नहीं कर रहे होंगे, तकलीफ़ पहुँचा रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने जिक्र किया आज बैंकिंग कोर्ट का, एक शेख रशीद साहब ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो मुल्क दुश्मन का एजेंडे पर काम कर, मजीद तफसीलात भी दूंगा। क्या वाकई बिलावल भुट्टो का मुल्क दुश्मन एजेंडा है जो कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई है ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है, और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो बिलावल साहब ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने उस पर एग्री किया था, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पेश थी। ये जो कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया है ये बिलावल साहब ने नहीं किया, ये वफाकी हुकूमत ने किया है। वो वफाकी हुकूमत जिसके अंदर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर दाखिला हैं, और यही शेख रशीद उस वफाकी काबीना के एक बड़े अहम रुकन हैं। बिलावल साहब ने जो मुतालबात रखे हैं वो उस दोहरे मयार के बारे में रखे हैं। मैं समझता हूँ वो दोहरे मयार को तहरीक इंसाफ को और तहरीक इंसाफ की जो हिमायती जमातें हैं उनको तर्क करने की ज़रूरत है। ये जो इल्ज़ामात शेख रशीद साहब सस्ती शोहरत के लिए बार बार लगाते हैं, मैं समझता हूँ इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसने पाकिस्तान के डिफेंस को सीसा पिलाई हुई दीवार में तब्दील किया जब पाकिस्तान को शहीद भुट्टो ने एटमी क़ुव्वत बनाया, जब शहीद बीबी ने पाकिस्तान को मिज़ल टेक्नोलॉजी दी ताकि भारत की आंख में आंख डालकर हम उसको बता सकें कि अगर तुम मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखोगे तो हम उसका करारा जवाब दे सकते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की ये खिदमत है। लेकिन मैं समझता हूँ तफ्तीश के मामलात पर अगर
बात की जाएगी तो आप कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे होंगे। जो तफ्तीश चल रही है वो कानून के मुताबिक चल रही है। नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने किया था, सिंध हुकूमत उसके ऊपर मनोवन अमल दरामद करी है। कुछ इदारों को हमने टेक ओवर किया है और इन इदारों को टेक ओवर करने का बुनियादी मकसद ये था कि वो इदारे चलते रहें, लेकिन उसका इंतज़ाम जो है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल में हो। सिंध हुकूमत उन इदारों को चला रही है ताकि अगर उन इदारों से पाकिस्तान की आवाम को कोई रिलीफ मिल रही थी तो रिलीफ मिलती रहे। अच्छा मुर्जा साहब, ये करके बिलावल भुट्टो जरदारी जेल की तहरीक क्या चलाएंगे, कहीं वो खुद मियां वाली की जेल में जरा चला जाए और देख लें। देखिए, जो लोग दूसरों की सियासत माजी में करते रहे वही इसी तरह के ऐलानात कर सकते हैं। शेख रशीद साहब ने माजी में सियासत मेरे ख्याल में अपनी नहीं की है और लोगों की है और पार्टियों की है, इदारों की है। तो शेख रशीद साहब तो इस तरह की बात करते रहेंगे, लेकिन मैं शेख रशीद साहब को कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि इस तरह की तानाकसी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मकासद को, उनके सियासी एजेंडे को तर्क नहीं कर सकती। बिलावल साहब का बुनियादी मकसद ये है कि वो फ्लोर ऑफ द असेंबली पर खड़े होकर जहाँ जहाँ ये वफाकी हुकूमत इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है, पाकिस्तान की आवाम के हुकूक को सल्ब कर रही है, उन बातों पर बात करते रहेंगे, उन इशूज़ को रेस करते रहेंगे। जो एक अपोजिशन लीडर का बुनियादी किरदार है हुकूमत की इस्लाह करना, हुकूमत की गलत पॉलिसियों की निशानदेही करना, वो ज़ोरों शोर से करते रहेंगे। इस चीज़ से शेख रशीद साहब जैसे आदमी बिलावल साहब को नहीं रोक सकते। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब ऐसी बातें कर कर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शेख रशीद साहब जैसे 50 लोग भी आ जाएं तो वो बिलावल भुट्टो साहब के कद तक नहीं पहुँच सकते। चेयरमैन ने जैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस रावलपिंडी मुंतकिल हुआ है, इससे पहले जो पीपी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि स्पेशली वफाक की जानिब से सिंध और सिंधियों को टारगेट किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि यहाँ की जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो नैरेटिव रहा है आप उनकी तायद कर रहे हैं? देखिए, अगर हकीकत पर मबनी बात करना गलत है तो ठीक है, हम ये गलती करते रहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सूबाई सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले और बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान को क्यों निशाना बनाया जाता है। आपने माजी में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान के ख़िलाफ़ बड़े केसेस बनाए गए। क्या कोई एक केस साबित हुआ? कोई एक केस आप मुझे बता दीजिए। आपने आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, क्या कोई जुर्म को आप, कोई इल्ज़ाम को आप साबित कर पाए? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार कहती है बिल्कुल कार्रवाई करो, लेकिन कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड करो। अगर आप इस तरह की कार्रवाई करने का मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को खामोश करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को पाकिस्तान की आवाम से दूर करना है, तो मैं ये बात आपको कैटेगोरिकली कह दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की आवाम के हुकूक की नुमाइंदगी करती रहेगी, तर्जुमानी करती रहेगी, और जहाँ कहीं भी ये हुकूमत जिसको हम नालायक निकम्मी हुकूमत समझते हैं गलत पॉलिसी लेकर आएगी तो उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। और हम समझते हैं ये हमारा आइनी कानूनी जमहूरी हक है। ये बता देगा कि बिलावल साहब की तारीफ करती है अदालतें, वो आप उसको बहुत सराहते हैं, जब आपके खिलाफ कोई बात हो जाती है वो आप सीफा हो जाते हैं उसमें, तो ये दोहरा म्यार आपका भी नहीं है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदालत के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हम हमेशा फ़ैसले का इंतज़ार करते हैं और जब फ़ैसला आ जाता है तो ये आपका इख्तियार है कि उस फैसले से अगर आपको इख्तलाफ है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आवाम के सामने रख सकते हैं, लेकिन हमेशा हम तहजीब के दायरे में रहते हुए बात करते हैं, हम तहजीब और तमद्दुन का ख्याल करते हैं, हम कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं करेंगे। तो शहीद को फांसी दे दी गई, उन्हीं जजेस ने बाद में नेशनल टेलीविज़न पर आके कहा कि हमसे ज़्यादती हुई। हमने फिर भी कोई जारहाना बात नहीं की, फिर भी हमने कोई पर्सनल बात नहीं की। हमने क्या किया, हमने एक मुद्दबाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की कि उस केस को वापस रिकन्सिडर किया जाए ताकि पाकिस्तान के, बल्कि मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा के एक अजीम लीडर को इंसाफ मिल सके। आज भी वो दरख्वास्त 8 या 9 साल गुजर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी शहीद भुट्टो का नवासा अगर तहजीब के दायरे में कोई डिमांड कर रहा है तो उस इंसाफ की डिमांड कर रहा है। इंसाफ किसके लिए? वो शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, वो शख्स
जिसने OIC क्रिएट करने में एक बड़ा किरदार अदा किया, वो शख्स जिसने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को कायम किया, वो शख्स जिसने पाकिस्तान की आवाम को शनाख्त दी, वो शख्स जो पाकिस्तान के 90,000 जंगी कैदियों को पाकिस्तान वापस लेकर आया, जो पाकिस्तान की कई हज़ार मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित ज़मीन भारत के कब्ज़े से छुड़ाकर पाकिस्तान वापस लेकर आए। तो अगर उस अजीम लीडर के लिए बिलावल साहब कोई इंसाफ मांग रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये तो मुतालबा सारी पाकिस्तानी कौम का है, क्योंकि मैं समझता हूँ इंसाफ हर पाकिस्तानी का हक है। अच्छा, ये सिंध जो आपके अपोजिशन में मुतालबा कर रही है, उस पर इलेक्शन करवा रही है सिंध हुकूमत या क्या कर रही है? देखिए, हमने फैसला कर लिया इलेक्शन कराने का। मेरे ख्याल में आज शाम तक उसका शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, लेकिन हम अभी भी अपने अपोजिशन दोस्तों को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि असेंबली के बेहतर माहौल की खातिर आइए हमारे साथ बैठिए। जो कमिटीज़ हमने आपसे कमिट की थी, जिसके अंदर आपको चेयरमैन चाहिए, हम वो आज भी आपको देने को तैयार हैं, ताकि जल्दी से उनका इंतखाब हो और हम अवामी मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। साहब ने आज JPMC का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हमने किसी भी किस्म के कोई पैसे नहीं रोके हैं, तमाम दवाइयाँ NICPD में मिल रही हैं, जबकि आपका ही दावा था कि इन अस्पतालों का बजट जो है वो नहीं दिया गया और वहाँ पर मरीज जो है वो परेशान है। क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब को रोकेंगे तब वफाकी हुकूमत जब कुछ दे रही होगी। वफाकी हुकूमत ने तो पिछले 9 साल में कुछ नहीं दिया, ना JPMC को, ना NICH को, ना NICPD को। देखें, ये जो उसकी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है उसकी वजह से आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने बार बार और सिंध गवर्नमेंट ने पेशकश वफाकी हुकूमत को की है कि सिंध के अवाम के बेहतर मफाद में, पेशेंट के बेहतर मफाद में, जब तक नज़रसानी की दरख्वास्त का फ़ैसला मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट नहीं करती, अगर इन तीनों इदारों का कंट्रोल आप सिंध गवर्नमेंट के पास रहने देंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सिंध की आवाम के मसाइल हल कर सकेंगे, उन पेशेंट्स को रिलीफ प्रोवाइड कर सकेंगे। हम आज भी कमिटेड हैं कि अगर ये इदारे हमारे कंट्रोल में रहते तो हम इनका बजट प्रोवाइड करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम ये सवाल वफाकी हुकूमत से पूछते हैं कि अगर मेरे ख्याल में अगले महीने से वो टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है जब वफाक को इसका कंट्रोल संभालना है, क्या वफाक के पास पैसे मौजूद हैं अपने बजट में इन तीनों इदारों को कंट्रोल करने के लिए, इनके खराजात को बेयर करने के लिए? क्योंकि इन तीनों इदारों में सिंध बल्कि सारी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट के बजट से वो इलाज किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह करे कि वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और इन इदारों को सिंध हुकूमत के पास रहने दे, लेकिन अगर वो इन इदारों को वफाक टेक ओवर करने की कोशिश करती है तो हम सिर्फ ये गुजारिश कर सकते हैं कि जिस फराख दिली के साथ सिंध हुकूमत ने बजट इन इदारों को दिया था ताकि सारे पाकिस्तानियों का फ्री इलाज हो सके, उस रविश को वफाकी हुकूमत जारी रखेगी ताकि पेशेंट्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया।